ये कहानी है रिकी नाम के एक आदमी और उसके परिवार की, जो गरीबी और कर्ज की दलदल से निकलने की कोशिश में कई सालों से लगे हैं। लेकिन जितना वो इससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही उसमें और दसते चले जाते हैं। रिकी पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करता था और सब कुछ इतना सही चल रहा था कि एक बार वो अपना खुद का घर लेने की भी प्लानिंग कर रहा था। लेकिन 2008 में आई मंदी के दौरान उसकी ये नौकरी चली गई और उसका ये सपना सपना ही रह गया। तब से 10 साल हो चुके हैं, लेकिन रिकी के पास अभी तक भी कोई अच्छी और स्टेबल नौकरी नहीं है। वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे लेबर के काम करता रहता है, लेकिन रेगुलर इनकम ना होने की वजह से वो कर्ज के जाल में भी फंसता चला गया। वो इंग्लैंड के न्यूकास्टल सिटी में किराए के एक छोटे से घर में रहता है, जहां उसके साथ उसकी वाइफ एबी, उसका जवान हो रहा बेटा सेबेस्टियन और उसकी छोटी बेटी लाइसा भी है। घर चलाने के लिए उसकी वाइफ एबी भी एक होम केयर नर्स का काम करती है, जिसमें वो सुबह से शाम तक बूढ़े और बीमार लोगों की देखभाल करती है। वो उन्हें उनका खाना तैयार करके खिलाती है, टाइम से दवाई देती है और यहाँ तक कि उनकी साफ सफाई का काम भी उसे करना पड़ता है। रिकी आज एक ऑनलाइन पैकेज डिलीवर करने वाली कंपनी में नौकरी के लिए आया है। कंपनी के मैनेजर मेलेनी को रिकी अपने काम का आदमी लगता है और वो उसे यहाँ काम करने के टर्म्स और कंडीशन समझाने लगता है। मैनेजर के मुताबिक रिकी को ऑनलाइन डिलीवरी का काम करने के लिए एक वैन की जरूरत होगी, जिसके लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला, अगर वो कंपनी की वैन हायर करता है तो इसके लिए उसे रोजाना 70 यूरो कंपनी को देने होंगे। लेकिन अगर वो ये वैन खरीदता है तो 14,000 यूरो की वैन के लिए उसे 1,000 यूरो का डाउन पेमेंट देना होगा और हर महीने लगभग 400 यूरो की मंथली EMI अगले 3 साल तक देनी होगी। रिकी को ये दूसरा ऑप्शन सही लगता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि वो 150 से 200 यूरो की कमाई डेली कर सकता है। यानी लगभग 4,000 महीने की कमाई में से 400 यूरो निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी और फिर वैन भी उसकी अपनी खुद की हो जाएगी। वो घर आकर एबी को ये बताता है तो वो कहती है कि डाउन पेमेंट के लिए 1,000 यूरो आएंगे कहाँ से? ले देकर हमारे पास बस एक पुरानी कार बची है जिससे मैं अपने काम पर जाती हूँ। अगर इसे बेच दिया तो मेरे लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे 6 अलग अलग घरों में काम करने जाना पड़ता है जो एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर हैं। इसलिए बस से जाने में तो मेरा काफी टाइम ट्रेवल में ही बर्बाद हो जाया करेगा। रिकी उसे समझाता है कि बहुत वक्त बाद इस मुसीबत से निकलने का एक अच्छा मौका आता है। अगर सब कुछ सही रहा तो सिर्फ 2 साल बाद हम अपना खुद का घर लेने की सोच रहे होंगे। एबी जानती है कि जिस तरह के उनके हालात चल रहे हैं उनसे निकलने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए वो अपनी कार बेचकर बस से काम पर जाने की मुसीबत उठाने को भी तैयार हो जाती है। लेकिन जो आपको बताई जाती है पिक्चर बिल्कुल वैसी ही कभी नहीं होती। 1,000 यूरो का डाउन पेमेंट लेकर ये कंपनी उसे एक वैन दे देती है, जिसकी 3 साल की EMI उसे अपनी हर महीने की कमाई में से कटवानी होगी। पहले दिन काम पर उसका मैनेजर मेलेनी उसे एक स्कैनर डिवाइस देते हुए कहता है कि ये सबसे जरूरी और कीमती चीज है, इसे बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो इसके 1,000 यूरो तुम्हें ही झेलने पड़ेंगे। रिकी पार्सल लेकर अपने रूट पर निकल जाता है तो अब उसे पता चलता है कि हर 1 घंटे में डिलीवरी का ये काम उतना भी सीधा नहीं है जितना कि उसे बताया गया था। कहीं पैकेज पर लिखा एड्रेस गलत है तो कहीं ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो जाता है। कहीं ट्रैफिक पुलिस उसे उसकी वैन को पार्क करने नहीं देती तो कहीं किसी खड़ूस कस्टमर की वजह से उसका काफी टाइम बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो रूट उसे मिला है उसके दिन भर के सारे पैकेज हर हाल में उसे डिलीवर करने पड़ते हैं, जिसके लिए उसके लगातार 14 घंटे सिर्फ भागम भाग में ही निकल जाते हैं और अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होने लगता है। दूसरी ओर उसकी वाइफ एबी के पास भी अपनी कार न होने की वजह से उसका ज्यादातर टाइम बस का इंतजार करने और पैदल चलने में लगने लगता है, जबकि उसे उतने ही टाइम के पैसे मिलते हैं जितना टाइम वो बूढ़े और बीमार लोगों की देखभाल में गुजारती है। इसलिए उसे अब सुबह को पहले से भी जल्दी घर से निकलना पड़ता है और घर वापस आने तक उसे भी काफी रात हो जाती है। इस तरह वो दोनों ही अब अपने बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। वो दोनों देर रात को घर आते हैं और ज्यादा थके होने की वजह से खाना खाते ही सो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी सुबह जल्दी उठकर उन्हें फिर से काम पर जाना होता है। और एबी को तो बच्चों के पूरे दिन के खाने का इंतजाम भी करना पड़ता है। उनकी बेटी लाइजा स्कूल से आकर पूरा दिन घर पर अकेली रहती है, लेकिन छोटी सी उम्र में भी वो काफी समझदार है। उसे अपने मॉम डैड की मजबूरी का एहसास है, इसलिए कभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन इस दौरान उनका बेटा सेबेस्टियन गलत संगत में पड़ गया था और लगातार स्कूल मिस करके ऐसे लड़कों के साथ आवारा घूमता फिरता है जो पढ़ाई को बेकार की चीज मानते हैं। उसे लगने लगा था कि हम जैसे लोगों को पढ़ लिख कर भी सिर्फ कॉल सेंटर जैसी ही जॉब मिल सकती है, जिससे अपने खर्चे भी पूरे नहीं किए जा सकते। एक दिन रिकी और एबी को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं गया है, बल्कि अपने आवारा दोस्तों के साथ दीवारों पर पेंटिंग करता फिर रहा है, जिसकी वजह से अथॉरिटी उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। रिकी उसे समझाता है कि हम तुम्हें एक अच्छी जिंदगी और अच्छी एजुकेशन देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा। लेकिन सेबेस्टियन पहले तो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे वो
कोई बिन बात की बकवास कर रहा हो। रिकी के ज्यादा चिल्लाने पर वो उससे और भी बदतमीजी से बात करने लगता है और उसे गरीबी का ताना मारता है। इससे गुस्से में रिकी अपने रूम में चला जाता है और ये सब देखकर एबी की आंखों में बेबसी के आंसू आ जाते हैं। एक दिन अपनी बेटी लाइजा की रिक्वेस्ट करने पर रिकी उसे अपनी वैन में अपने काम पर ले जाता है। लाइजा एक क्यूट और बहुत ही होशियार बच्ची है, जिसकी मदद से रिकी आज अपने सारे पैकेज टाइम से डिलीवर कर पाता है और कुछ कस्टमर लाइजा को टिप भी देते हैं, जो कि रिकी को कभी नहीं मिलती थी। लाइजा अपने डैड के काम और उनकी मेहनत को देखकर काफी इमोशनल हो गई थी, लेकिन काफी टाइम बाद अपनी बेटी के साथ इतना वक्त गुजार कर रिकी काफी खुश था। वो अपने बेटे के साथ भी अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहता था, इसलिए लाइजा को मिले टिप के पैसों से आज डिनर में वो घर पर बाहर से अच्छा खाना लेकर आता है और अपनी सारी परेशानियों को भूलकर वो बहुत ही अच्छे मूड में अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। ये सब देखकर आज सेबेस्टियन भी काफी खुश नजर आ रहा था और बहुत वक्त के बाद आज डिनर के दौरान वो काफी हंसते भी हैं। रिकी और एबी को अब ये एहसास हो गया था कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनका बेटा सेबेस्टियन उनसे दूर होने लगा था, वरना आज देखो वो कितना नॉर्मल नजर आ रहा है। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, उनके पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा था। एक तो पहले से इतना सारा कर्ज, ऊपर से रिकी के वैन की ईएमआई, घर का रेंट और बच्चों की स्कूल फीस। लेकिन एक उम्मीद की 1-2 साल की मेहनत के बाद उनकी जिंदगी भी दूसरों की तरह नॉर्मल होने लगेगी। इसी उम्मीद के साथ वो फिर से अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन एबी के पास स्कूल से फोन आता है कि सेबेस्टियन ने किसी के साथ झगड़ा किया है, इसलिए उनमें से किसी एक को स्कूल आकर प्रिंसिपल से मिलना होगा। एबी अपने काम पर यहाँ से काफी दूर थी, जबकि सेबेस्टियन का स्कूल रिकी के डिलीवरी वाले रूट पर ही पड़ता है, इसलिए वो फोन करके उसी से सेबेस्टियन के स्कूल जाने के लिए कहती है। लेकिन हर 1 घंटे में ऑनलाइन डिलीवरी के इस काम में रिकी के लिए इतना सा टाइम निकालना भी मुश्किल साबित होता है। कंपनी ने ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा था कि किसी को इमरजेंसी में अगर काम के बीच से जाना पड़े तो कोई दूसरा उसका काम संभाल ले। अगर उनमें से कोई किसी दिन काम पर नहीं आता या काम बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसे 100 यूरो का फाइन झेलना पड़ेगा। उन्हें उस दिन का कोई पैसा नहीं मिलेगा, प्लस उन्हें निगेटिव रेटिंग मिलेगी, जिससे उनकी नौकरी भी धीरे धीरे खतरे में पड़ती रहेगी। कंपनी के मुताबिक ये ड्राइवर्स का अपना खुद का बिजनेस है। वो एक फ्रेंचाइजी चला रहे हैं जिसमें जितने भी पैकेज आते हैं उन्हें डिलीवर करने की जिम्मेदारी खुद ड्राइवर्स की है। फिर भी किसी तरह रिकी शाम के वक्त स्कूल के सामने पहुंचता है, लेकिन उसके आने से 25 मिनट पहले ही स्कूल का सारा स्टाफ यहां से जा चुका था। गरीबी और कर्ज के इस दलदल से निकलने की कोशिश में अब वो काम के ऐसे जाल में फंस गए थे जिससे अपने बेटे के स्कूल जाने के लिए वो दिन के 20 मिनट भी नहीं निकाल पाए। अगली सुबह एबी उसे स्कूल का भेजा हुआ एक लेटर दिखाती है, जिससे पता चलता है कि सेबेस्टियन को अगले 1 महीने के लिए स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया है। लेटर पढ़कर गुस्से में रिकी सेबेस्टियन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन आज एबी रिकी का साथ देने की बजाय उसी को ब्लेम करने लगती है कि वो स्कूल क्यों नहीं गया। रिकी अपने काम में फंसे होने की बात कहता है तो एबी भी गुस्से में कह देती है कि जब से तुमने मेरी कार बेची है तब से मैं भी अपने बच्चों के लिए जरा सा भी टाइम नहीं निकाल पाती। ये कहते हुए वो गुस्से में अपने काम पर निकल जाती है और इस तरह इस मुसीबत और परेशानियों के चलते अब उनमें आपस में भी झगड़े शुरू हो गए थे। लेकिन रिकी ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए अगले दिन कंपनी के मैनेजर मेलेनी से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी मांगता है, लेकिन मेलेनी साफ कह देता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस है। तुम्हें अगर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है तो मुझे तुम्हारी जगह किसी दूसरे ड्राइवर को हायर करना पड़ेगा और 2 ड्राइवर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहता है कि सब मुझे खड़ूस बॉस कहते हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह सबको 1-1 हफ्ते की छुट्टी देने लगा तो इस ऑनलाइन डिलीवरी के बिजनेस में कैसे टिक पाऊंगा और कैसे अपने बिजनेस को नंबर 1 तक ले जाऊंगा। रिकी अपना समूह लेकर चला जाता है और अगले दिन जब वो पार्सल लेकर निकलने ही वाला था तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि आपका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है। रिकी आज भी पहले एबी को फोन लगाता है कि शायद वो पुलिस स्टेशन चली जाए, लेकिन जब उसका फोन नहीं उठता तो वो अपने बॉस को चिल्लाता हुआ छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। सेबेस्टियन ने बस पेंट की कुछ बोतलें एक स्टोर से चुराई थी, इसलिए रिकी के रिक्वेस्ट करने पर उसके ऊपर बिना कोई चार्ज लगाए उसे छोड़ दिया जाता है। घर आकर रिकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी इस हरकत से उनकी फैमिली को आज कितना नुकसान झेलना पड़ा है। 100 यूरो के फाइन के साथ ही आज की पूरी कमाई खत्म हो गई और नेगेटिव रेटिंग मिलेगी वो अलग। लेकिन सेबेस्टियन को तो जैसे इस सब की कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो इस चोरी को चोरी ही नहीं मान रहा था और रिकी की बातों को इग्नोर करते हुए अपना फोन चलाने में लगा था। इससे गुस्से में आकर रिकी उससे उसका फोन ले लेता है, जिस पर सेबेस्टियन भी उठकर अपना फोन वापस छीनने लगता है और उसके ऊपर ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे वो अपने बाप के साथ मारपीट करने वाला हो। लेकिन एबी और लाइजा बीच में आकर उन्हें अलग कर देती हैं, जिसके बाद सेबेस्टियन रिकी को उल्टा सीधा बोलता हुआ घर से निकल जाता है। रात को एबी रिकी को समझाती है कि तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, वरना तुम बाप बेटे के बीच जो एक लाइन है वो अगर क्रॉस हो गई तो फिर ये वापस नहीं आएगी। अब रिकी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर उसकी करतूतों में भी तुम्हें मेरी ही
गलती दिखाई दे रही है, तो एक काम करो, अपना सामान उठाओ और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। गुस्से में वो ये कह तो देता है, लेकिन बाद में वो एबी से माफी मांगता है और सेबेस्टियन को ढूंढने भी जाना चाहता है, लेकिन एबी मना करते हुए कह देती है कि वो अपने दोस्त के पास ही गया होगा। इस तरह वो सो जाते हैं, लेकिन सुबह उठकर देखते हैं कि रात को किसी वक्त सेबेस्टियन पेंट से उनकी सारी फैमिली फोटोज को खराब कर गया था। अब रिकी काम पर जाने लगता है, लेकिन उसे अपनी वैन की चाबी कहीं नहीं मिलती। उसे लगता है कि रात को सेबेस्टियन उसकी चाबी भी लेकर चला गया होगा, इसलिए वो जल्दी से लाइजा की छोटी सी साइकिल चलाकर जल्दी सेबेस्टियन को ढूंढने उसके दोस्त के घर जाता है। मगर सेबेस्टियन उसे कहीं नहीं मिलता, तो वो अपने मैनेजर को फोन करके ये बताता है। मैनेजर ये सुनते ही आग बबूला होकर कहता है कि तुम्हारा तो ये रोज रोज का नाटक हो गया है। तुम लगातार 2 दिन काम पर नहीं आए हो। इस महीने अगर तीसरी बार भी तुमने ऐसा किया तो तुम्हें निकाल कर किसी और को हायर कर लिया जाएगा। फिर देते रहना अपनी वैन की EMI जहाँ से भी दोगे। इस तरह परेशान होकर रिकी घर आ जाता है और शाम को सेबेस्टियन भी वापस आ जाता है। उसे देखते ही रिकी पूछता है कि मेरी वैन की चाबी कहाँ है, जिस पर सेबेस्टियन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे चाबी के बारे में उसे कुछ पता ही ना हो। ऊपर से वो रिकी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी चाबी के बारे में, मैं बस अपना फोन लेने आया हूँ, मुझे अपना फोन वापस चाहिए। उसकी इस बदतमीजी पर रिकी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ देता है, जिससे सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है। ये देखते ही एबी आकर सेबेस्टियन को संभालती है और रिकी घर से निकलकर एक पब्लिक पार्क में आकर बैठ जाता है, जहाँ उसकी पूरी रात अच्छे बुरे ख्यालों में यहीं कट जाती है। अब सुबह होने से पहले उसकी बेटी लाइजा उसे फोन करके कहती है कि डैड घर आ जाओ, आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। रिकी घर आ जाता है तो तब तक सेबेस्टियन वहां से जा चुका था। अब लाइजा बताती है कि वो चाबी सेबेस्टियन ने नहीं बल्कि मैंने छुपाई थी। ये सुनकर रिकी और एबी दोनों हैरान रह जाते हैं और लाइजा रोते हुए कहने लगती है कि मुझे लगा चाबी न मिलने से आप सेबेस्टियन को ढूंढकर घर ले आओगे और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। चाबी देकर अब वो और भी ज्यादा रोने लगती है और सच्चाई जानकर अब रिकी भी रो पड़ता है, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो लाइजा से कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं सेबेस्टियन के आते ही उससे माफी मांगूंगा और कभी उसे घर से नहीं जाने दूंगा। वो समझ गया था कि उसके बच्चे सिर्फ उसकी अटेंशन चाहते हैं, उन्हें बस उसका थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन वो क्या करे। आज तीसरे दिन भी अगर वो वैन लेकर काम पर नहीं पहुंचा तो उसे रेड कार्ड पकड़ा दिया जाएगा और उसकी नौकरी उसके हाथ से चली जाएगी। मगर ये नौकरी ही तो है जो उसकी आखिरी उम्मीद है इस दलदल से निकलने की, इसलिए चाबी मिलते ही वो तुरंत वैन लेकर काम पर चल देता है। आज वो रात भर नहीं सोया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाते हुए वो किसी तरह काम पर पहुंच जाता है। रात को वो घर वापस आता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी घर नहीं आया था। एबी उसे समझाकर सुला देती है कि अभी वो गुस्से में है, जब गुस्सा उतरेगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगा, तुम्हारे उसके सामने जाने से बात और बिगड़ सकती है। अगले दिन फिर से रिकी काम पर जाता है, लेकिन आज कुछ बदमाश एक जगह उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। उसकी वैन से काफी सारे पैकेज लूट लेते हैं और उसका स्कैनर भी पूरी तरह तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एक सरकारी हॉस्पिटल में उसकी जांचें होती हैं, जिनकी रिपोर्ट पाने के लिए 3 घंटे का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। रिकी के हाथ पैरों में सब जगह काफी चोटें साफ दिखाई दे रही थी और उसकी एक आंख तो खुल भी नहीं पा रही थी। एबी के साथ वो रिपोर्ट मिलने का इंतजार करने लगता है कि तभी उसके मैनेजर की कॉल आती है, जो थोड़ा सा उसका हालचाल पूछने के बाद कहता है कि जो पार्सल वो बदमाश लूट कर ले गए हैं उनके लिए तो इंश्योरेंस कंपनी से बात हो गई है, लेकिन उनमें 2 पासपोर्ट भी थे जिनके 500 यूरो तुम्हारी सैलरी से काटे जाएंगे। साथ ही जो कंपनी का स्कैनर टूटा है उसके 1000 यूरो तुम चाहो तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। ये सब सुनकर एबी को गुस्सा आ जाता है और वो रिकी के हाथ से फोन छीनकर उसके मैनेजर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए 14 घंटे काम करने वाला आदमी अभी हॉस्पिटल से निकला भी नहीं है, पता नहीं उसे कितनी चोटें आई होंगी और कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है, और ऐसी हालत में भी तुम उसके ऊपर फाइन लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह गुस्से में वो उसे काफी गालियां भी सुना देती है, लेकिन फिर अपने आसपास लोगों को देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो कभी किसी से इस तरह से बात नहीं करती थी और गाली देने वालों में से तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। उसे रोता देखकर रिकी कहता है कि रिपोर्ट कल ले लेंगे, अभी घर चलते हैं। इस तरह वो घर आ जाते हैं और उनके सो जाने के बाद आज सेबेस्टियन भी घर आता है। उसकी आहट सुनकर रिकी की आंख खुल जाती है तो सेबेस्टियन भारी आवाज में कहता है कि डैड आपको तो बहुत चोट लग गई है। वो रिकी से उसके लिए चाय या कॉफी लाकर देने के लिए भी पूछता है, लेकिन रिकी हंसकर किसी भी चीज के लिए मना कर देता है। फिर भी सेबेस्टियन कहता है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। ये कहकर वो अपने कमरे में जाने लगता है तो रिकी उसे रोककर थैंक्स कहता है और कहता है कि बेटा तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अब सुबह को रिकी जल्दी उठता है, खुद ही कॉफी बनाकर पीता है और एबी के लिए एक नोट लिखता है कि नाराज मत होना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इस नोट को टेबल पर छोड़कर वो घर से बाहर आता है और अपनी वैन स्टार्ट करके काम पर जाने लगता है, लेकिन तभी सेबेस्टियन दौड़ता हुआ उसकी वैन के आगे आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा रहा है।
रिकी पहले तो हॉस्पिटल जाने का बहाना बनाने लगता है, लेकिन जब उसका ये झूठ नहीं चलता तो वो कहता है कि हम पहले ही एक बड़े कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, ऊपर से कल जो नुकसान हुआ है उसका फाइन भी मुझे ही देना है। अगर मैं काम पर नहीं गया तो ये सब कैसे होगा? ऐसी हालत में तो हम सबको सड़क पर आना पड़ेगा, जो कि मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए मुझे काम पर जाने दो। सेबेस्टियन कहता है कि अपनी हालत तो देखो, पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हैं, एक हाथ पूरी तरह चल भी नहीं रहा है और एक आंख भी बंद है। ऐसी हालत में गाड़ी चलाकर क्या अपने आप को मारना चाहते हो? रिकी उससे कहता है कि मुझे जाने दो बेटा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतनी देर में एबी भी बाहर आ जाती है और वो भी वैन के आगे खड़े होकर चिल्लाने लगती है कि ऐसी हालत में मैं तुम्हें काम पर नहीं जाने दूंगी, अभी तो तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट्स भी नहीं आई हैं। वो दोनों उसे वैन से बाहर आने के लिए चिल्लाते रहते हैं और रिकी अंदर से बस यही कहता रहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे हर हाल में काम पर जाना होगा। आखिर जब वो दोनों सामने से नहीं हटते तो रिकी वैन को पीछे हटाकर वहां से निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखकर एबी और उसके दोनों बच्चे वहीं रोते हुए रह जाते हैं और वैन चलाते हुए रिकी भी फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपने काम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस तरह गरीबी और कर्ज की दलदल से निकलकर अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए रिकी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। किस्मत उसका जरा सा भी साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन एक उम्मीद जागी है, क्योंकि अब उसका पूरा परिवार उसके साथ है। उसे चोट लगने के बाद सेबेस्टियन भी एक बेटा होने की जिम्मेदारी समझ रहा है। अब वो भी शायद अपने घर के हालातों को देखते हुए अपने बाप की मजबूरियों को समझेगा और उनके रास्ते की रुकावट बनने की बजाय उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ये 2019 में आई एक ब्रिटिश फैमिली ड्रामा मूवी है जिसका नाम है सॉरी वी मिस्ड यू और इसकी IMDb पर 7.6 की रेटिंग है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।